साइंस फॉर सक्सेस। इसके माध्यम से हम साइंस कवर करने वाले हैं, वो साइंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस के लिए। आखिर ये साइंस होती क्या है? ठीक है, साइंस का जो हिंदी अर्थ है वो है विज्ञान, और विज्ञान का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें, उसको हम शब्दों को तोड़ें और फिर उसका अर्थ निकालें, अर्थात उसको तोड़ने के बाद बी धन ज्ञान, बी का मतलब व्यवस्थित, तो किसी भी चीज का या प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु या किसी भी घटना का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो आखिर ये प्रकृति में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड हम जो स्टडी करते हैं वो हमारे साइंस के अंतर्गत आता है, और वो स्टडी कैसी होना चाहिए? सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो विज्ञान हो जाती है, इस विज्ञान को हम नाम देते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम आगे चल करके, अब एक्चुअली प्रकृति बहुत बड़ी है और इसका अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से यदि हमें अध्ययन करना है तो उसको हम भागों में, उसको एक एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसी वजह अध्ययन की सुविधा के लिए हमने प्राकृतिक विज्ञान को अलग अलग भागों में विभाजित किया और इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम जो भाग है उसको हमने नाम दिया रसायन विज्ञान। दूसरा भाग है उसको भौतिक, और तीसरा है उसको जीव विज्ञान। ठीक, यहाँ भी विज्ञान आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 भागों में हमने प्राकृतिक विज्ञान को विभाजित किया, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। यदि किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो दिस इज अ केमिस्ट्री एंड दिस फिजिक्स एंड दिस बायोलॉजी। ठीक है, तो जो हमारी नेचुरल साइंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी। ये 3 हमारे मुख्य भाग हैं प्राकृतिक विज्ञान के। इसके अंतर्गत हम प्रकृति के विभिन्न भागों को बांटकर अध्ययन करते हैं। तो हम सभी को पढ़ने वाले हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को भी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स को भी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी को। एक एक सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारी साइंस जीव विज्ञान से, मतलब बायोलॉजी से। लेकिन देखें हम कि बायोलॉजी भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। पहले हम बात करें कि बायोलॉजी है क्या, क्या होता है इसमें, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे सभी जीवों का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान में पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, मानव भी हैं, कीड़े मकोड़े सब कुछ है। तो देखिए यहाँ पर भी एक ये स्तर है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसका भी एरिया बहुत बड़ा हो जाता है पढ़ने के लिए। तो हम फिर से अध्ययन की सुविधा के लिए फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट वो कौन कौन से हैं? एक पार्ट जिसको जूलॉजी कहते हैं या जंतु विज्ञान, और दूसरा पार्ट जो है वो है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और ये है बॉटनी। ठीक है, मतलब बायोलॉजी को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जूलॉजी में और बॉटनी में। थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, इतना तो क्लियर है। प्राकृतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको थोड़ा सा अपन ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जो हम बायोलॉजी की बात करने वाले थे, बायोलॉजी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है,
जंतु विज्ञान को जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। ठीक है, तो देखिए इसको जूलॉजी क्यों, यहाँ जू का अर्थ होता है जंतु और लॉजी का होता है अध्ययन। ठीक, तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी। हिंदी में हम उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। और बॉटनी, ठीक है, इसको वनस्पति, बॉटनेस से बना हुआ है, उसका अर्थ होता है वनस्पति। ठीक है, तो ये वनस्पति विज्ञान। तो देखिए इसके आगे बात करते हैं। ये तो हो गया कि ये जूलॉजी है, ये बॉटनी है। इसमें एक और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक, ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक है वो है अरस्तु। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक, ठीक, इनके जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलिए, तो इनकी जनक की बात हो गई, जंतु विज्ञान है, उनके जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। एक और बात आती है, यदि आपसे पूछा जाए बायोलॉजी के जनक या जीव विज्ञान के जनक, तो उसमें भी नाम आता है अरस्तु। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए बायोलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। जूलॉजी के जनक वो भी अरस्तु हैं, लेकिन बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, एक और बात आती है कि बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी तो सब्जेक्ट है, लेकिन उस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो ये जो सबसे पहले किया वो लेमार्क है और ट्रीब्रेनस। ठीक है, लेमार्क, और इसको सही तरीके से लिख दे रहा हूं। ठीक है, इन्होंने बायोलॉजी शब्द का पहले इस्तेमाल किया। ठीक है, तो क्या इतने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जूलॉजी और बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बायोलॉजी वर्ड का जो फर्स्ट यूज किया वो लेमार्क और ट्रेविनस, एंड जो बायोलॉजी के फादर हैं उनका नाम अरस्तु है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमारे लिए 2 सब्जेक्ट आ गए, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो इसको भी हम सिस्टमेटिक बेस से अलग अलग उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब जंतुओं की संरचना, बनावट, जंतुओं की कार्य प्रणाली। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जंतु के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो देखते हैं जो मानव है या जीव जंतु है, कोई भी चीजें हैं, ये एक छोटी सी यूनिट से बने हुए हैं। उस यूनिट का नाम है सेल। ठीक, जिस प्रकार से मकान बनता है छोटे छोटे ईंटों की वजह से, ठीक है, या अलग मटेरियल्स उसमें होता है, लेकिन हम मान लें कि ईंटों की वजह से एक ईंट का तो व्यवस्थित तरीके से जमाते हुए पूरी बिल्डिंग बन जाती है, वैसे ही सेल सिस्टमेटिक वे में अरेंज होकर के मानव शरीर का या जंतु शरीर का या ऑर्गन्स का, हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं उनका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरत हो जाती है कि जब हम जंतुओं के बारे में समझें, जंतुओं के ऑर्गन के बारे में समझें, उनकी संरचना के बारे में समझें, तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि वो बने कैसे हैं और उनकी बेसिक यूनिट क्या है, जिस चीज़ से वो बने हुए हैं। तो इसमें हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी लिया, उसमें हम जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और जूलॉजी स्टार्ट करते हैं सेल से। ठीक है, तो हम आते हैं सेल पर। ठीक है, चलिए, सेल हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कोशिका है क्या। तो अभी जैसे अपन ने बात की कि कोशिका एक छोटी सी यूनिट है जिससे मिलके जंतुओं के शरीर का, उनके अंदर ऑर्गन का निर्माण होता है।
तो ये बिल्कुल वैसे ही ये हमारे शरीर की या जंतुओं के लिए संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक कैसे? संरचनात्मक का अर्थ होता है कि जो संरचना में मदद करे। हमारे शरीर की जो संरचना बनी हुई है वो कोशिका से ही बनी हुई है, इसलिए संरचनात्मक है। जैसे कि हमारे शरीर के ऑर्गन हैं, जैसे हृदय है, किडनी है, ठीक है, यकृत है, ये इन सभी की संरचना किससे निर्धारित होती है? कोशिका से। यह शरीर का कोई भी पार्ट है वो कोशिका से ही बना हुआ है, इसलिए संरचनात्मक है। कार्यात्मक कैसे? क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी फंक्शन होते हैं, मैक्सिमम फंक्शन कोशिका के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। कोशिका में हर एक काम करने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन अंदर निहित रहती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऐसे ही हर काम के लिए हमारी सेल में इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे बात करें हम हृदय की, कि हृदय की कोशिकाओं में जो बॉल्व है उनको कब बंद होना है, कब खुलना है, ये वहाँ की कोशिकाएं निर्धारित करती हैं। वो उनमें सिग्नल भेजती हैं कि बंद करना है, खोलना है। ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कार्य डिपेंड करता है सेल पे। सेल के ही अंदर ये सारी कार्य करने की एक इंफॉर्मेशन ऐड रहती है, इसलिए इसको कार्यात्मक कहा गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। आगे और देखते हैं कि भाई ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तो हो गई, और इसका क्या रोल है, ठीक है। तो रोल के पहले हम इसकी और बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, ठीक है, कि भाई ये इतनी बड़ी यूनिट है जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसकी खोज किसने की। तो पहले वनस्पति विज्ञान है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक छोटी सी स्लाइड ली, कॉर्क की स्लाइड ली, मतलब उसको छोटा छोटा काटा और एक हल्की सी स्लाइड बना ली। स्लाइड बनाने के बाद उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि कॉर्क के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के जैसी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, ठीक है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है उसमें छोटी छोटी संरचनाएं रहती हैं, उस जैसी संरचनाएं दिखी किस पे? कॉर्क की स्लाइड्स पर। इन्होंने इस छोटी छोटी संरचनाओं को नाम दिया कोसा, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं सेल, ठीक। यहाँ जो कोसा का अर्थ है वो होता है एक छोटा कमरा, ठीक है। इनको जो संरचनाएं हैं, मतलब जो संरचना एक छोटे कमरे की समान लगी, इसलिए उन्होंने इसको कहा एक छोटा कमरा, और उसको कोसा कहा गया, तो इसका कोसा नाम पड़ा। इंग्लिश में उसको सेल कहते हैं। ये कोशिका ही कोशिका कहलाता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की, वो रॉबर्ट हुक, ठीक। ये वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, मतलब बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने की जो रिसर्च चली वो वनस्पति मतलब पेड़ों पे ही चली, पेड़ों पत्तों पे और छालों पे। तो ये छाल के अंदर ही पाया जाता है, तो उस पर इन्होंने रिसर्च की और उन्हें छोटे छोटे पोर्शन मिले, इनको उन्होंने सेल कहा। लेकिन बात ये थी कि ये जो उनको सेल मिले ये वास्तव में मृत कोशिकाएं थी, जीवित नहीं थी, मृत कोशिकाएं थी, ठीक है। लेकिन ये तो पता चल गया कि हाँ कोशिकाएं होती हैं, एक छोटी सी संरचना है, तो कोशिकाएं तो होती ही हैं। फिर देखिए अब एक और नए साइंटिस्ट आते हैं, ल्यूवेनहॉक। उन्होंने कुछ समय के बाद जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और यदि आ जाए कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने की तो खोज का श्रेय उनको जाता है, लेकिन वो मृत थी। लेकिन यदि उसमें स्पेशल ये बता दिया जाए कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की, ठीक है। तो कोशिका के लिए इतना ही।
अब देखिए सेल की खोज हो चुकी, उसका हमें कार्य पता चल गया। अब हम बात करते हैं उसकी संरचना की। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अपन ने देख लिया कि कोशिका की जो संरचना, कोशिका है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की और वो भी कार्क की एक साल पर की। ठीक है, और वो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। जीवित कोशिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने की। ठीक है, ये हमें इसकी खोज के बारे में पता चल गया। इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं कि आखिर इसकी संरचना क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका एक बहुत ही छोटा ऑर्गन है, बोले हमारे शरीर का एक छोटी सी संरचना है। नॉर्मल तरीके से दिखती नहीं, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया इसको, तो इसमें सिर्फ हमें 3 संरचनाएं दिखाई दी। ऊपर से ऐसे गोल तरीके से संरचना उसकी दिखाई दी। तो इसमें बीच में केंद्रक दिखाई दिया, यहां पर लिक्विड दिखाई दिया एक, इस तरीके से दिखाई दी कि बाहर एक कुछ है, झिल्ली टाइप की संरचना है, बीच में भी कुछ है और अंदर कुछ लिक्विड सा है। कुछ ऐसा समझ में आया। इसके अंदर जो ऑर्गेनल है, मतलब कोशिकांग है आगे, वो उसमें सही तरीके से समझ नहीं आए। जब फर्स्ट टाइम इसको देखा गया कि इसमें भाई राइबोसोम्स कहाँ है, लाइसोसोम्स कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये तब पता नहीं चला। सिर्फ ये चीजें बस पता चली कि भाई इसमें 3 चीजें दिखी। कौन कौन सी? पहली तो ये कोशिका झिल्ली, दूसरा ये लिक्विड हुआ, उसको नाम दिया कोशिका द्रव्य, और अंदर एक संरचना दिखाई दी, उसको कहा गया केंद्रक। ठीक है, 3 संरचनाएं दिखी, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स बाद में दिखाई दिए। तो पहले हम स्टडी करते हैं कोशिका झिल्ली, फिर हम धीरे धीरे इसके आगे की बात करते हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, यह होती क्या है। ठीक है, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये किसी कोशिका के अंदर की बाहर की बहुत पतली सी और मुलायम संरचना है। पतली है और मुलायम संरचना है। ये इसका काम क्या है? ये कोशिका को आकार प्रदान करती है और सहारा देती है। ये बनी किस चीज से होती है? ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पतली सी है और बिल्कुल मुलायम सी झिल्ली है जो कोशिका के बाहर रहती है। इस झिल्ली के अंदर ही कोशिका के अंदर का जितना द्रव्य है या जितना यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है वो कंटेन रहता है, उसी के अंदर ये केंद्रक है। ठीक है, ये इसको आकार देती है क्योंकि अंदर का मटेरियल तो पूरा लिक्विड है। जैसे ये झिल्ली खुल जाए या फट जाए तो लिक्विड बाहर आ जाएगा, उसका कोई आकार नहीं रहेगा। ये आकार किसकी वजह से है? ये कोशिका झिल्ली की वजह से है। और साथ में उसको यांत्रिक सहारा, यांत्रिक मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए रखने में ये मदद करता है। ठीक है, और ये जो झिल्ली है वो किस चीज से बनी हुई है? झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है। और देखिए इसकी क्या विशेषता है कि जब ये झिल्ली है बाहर के पदार्थों को और अंदर से बाहर पदार्थों को आने जाने देती है, लेकिन इसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर बाहर आ जाने देती है। मतलब सिलेक्टेड है जो पहले से ही, उनको ही बस ये परमिशन देती है कि वो पदार्थ अंदर आ सकते हैं, वो बाहर जा सकते हैं। इसलिए ये पारगम्य तो है। पारगम्य का मतलब कि अंदर और बाहर आ जा सकती है, लेकिन ये सिलेक्टेड चीजों को आने देती है, इसलिए इसको कहते हैं, ये कैसी है? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का मतलब चयन की हुई चीजों को ही बस ये अंदर बाहर आने देगी। ठीक है,
और कोई इसमें दिक्कत, तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो देखो जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं इसलिए कोशिका झिल्ली है, लेकिन यदि हम पादप कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, या इसी को बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या होती है, ये पादप कोशिकाओं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर थोड़ा सा हार्ड, ठीक, एक मोटी और कठोर झिल्ली पाई जाती है। ठीक, एक और मोटी और कठोर संरचना पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये क्या काम करती है, ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। जैसे कभी कहीं रगड़ हो जाए या कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए कि ये कोशिका झिल्ली फटे ना, ठीक है, तो उसकी रक्षा करती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। हम बात करें अब ये बनी किस चीज से है, तो ये स्टार्च से बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसके, अपन ने देख लिया ये चयनात्मक पारगम्य है, ये किस तरीके से है, तो भैया ये सिर्फ पारगम्य है। पारगम्य का मतलब है कि इसमें से कोई भी मटेरियल जो कि अंदर है, अवेलेबल है, वो बाहर आ सकता है, बाहर का मटेरियल अंदर जा सकता है। इसमें कोई रोकछेड़ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिलेक्टेड ही आएगा, सिलेक्टेड ही जाएगा, तो इसमें से कोई भी मटेरियल आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आ जाने के लिए उसे यहाँ वही मटेरियल आएगा जाएगा जो पहले से सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए, तो ये कोशिका झिल्ली की बात हो गई। तो देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोशिका झिल्ली कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और केंद्रक, और इसके कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, ग्लाइको और बाकी जितने भी मटेरियल है वो सब कुछ। तो इस वीडियो हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो हम सेल के ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जुड़े रहिए हमसे। और आप सभी का जितनी भी कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट के थ्रू बताइए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।